हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसे अब यूज नहीं किया जा सकेगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सच पर लिखित सबसे बड़ा जो इस पर मुद्दा है यहाँ पर, जैसे जो मेन हाईलाइट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आर्टिकल 19 एक का वायलेशन है। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है। ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो हेड कर रहे थे इस बेंच को हेड कर रहे थे चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़, जो आपके सीजीआई हैं। इसके बाद आपके जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, और बीआर गवई थे, जेबी पर्दीवाला थे, और मनोज मिश्रा जी थे। ठीक है, द 5 जज की बेंच थी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नवंबर 2023 को वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर देखिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं हम, तो ये आपके स्टार्ट हुई 2017 में। अरुण जेटली जी जब आपके वित्त मंत्री थे, तो उन्हीं के माध्यम से इस विधेयक को लाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को। इनके माध्यम से ये कहा गया था कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मनी देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो यहाँ देख सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स यहाँ पर है। यहाँ पर बिना लिमिट के आप जितना रुपए देना चाहते हैं उन्हें दे सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड द इनपंज्ड प्रोविजंस टू द एक्सटेंट दैट देट इनफ्रिंज अपॉन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 19(1) के ए में क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लेख मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 19(1) और आपके आर्टिकल 14 यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और आपका आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इनमें आपके आर्टिकल 21 की जगह आर्टिकल 19(1) के ए को ज़्यादा तवज्जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखिए एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद का क्या कहते हैं उल्लंघन कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है इन अनुच्छेदों को। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता है। आर्टिकल 19(1) का है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 21 में क्या है, आपके निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 21 का यहाँ पर हवाला दे रही थी, बल्कि और इसकी जगह पर 19(1) का ए का यहाँ पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो याचिका करते गए थे, वो इसका यहाँ पर तवज्जो दे रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। और साथ साथ में ही आर्टिकल 14 की भी बात कर रहे थे, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष कोई भी छोटा बड़ा या अपना पराया नहीं होता है। तो इस पे ये आरोप लग रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसा कि क्योंकि भारत सरकार जो है, भारत सरकार के रूप में इसमें बीजेपी पार्टी रूल कर रही है। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई के माध्यम से जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आएगा पॉलिटिकल पार्टी को, तो बीजेपी को देखिए सब पता रहेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन और किसी पार्टी को नहीं पता कि किसको कितना चंदा मिला है। तो इसलिए आर्टिकल 14 का भी ये वायलेशन बनता है, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर ये सीजीआई जी ने कहा है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस गिव अ सीट एट द टेबल टू द कंट्रीब्यूटर, दिस एक्सेस आल्सो ट्रांसलेट इनटू इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्राइवेट पार्टी है जो आपको चंदा दे रही है, तो आप चाहे देखिए कोई भी रुपए देगा, वो कुछ ना कुछ तो चाहेगा ही कि उसके बदले उसे भी मिले। ये चीज़, इससे क्या कहें, पॉलिसी मेकिंग में भी ये इन्फ्लुएंस करता है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक्ट है, एक कंपनी एक्ट आपने पढ़ा ही होगा। कंपनी एक्ट आपको 2013 का है। ठीक, 2013 का जो कंपनी एक्ट है, उसमें इन्होंने संशोधन किया 2017 में। इन्होंने क्या कहा कि आप अब, ये आप देख सकते हैं सेक्शन 182, यहाँ पर इनको 100% टैक्स की छूट दे दी गई, जो कोई भी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड से माध्यम से चंदा देगा। और इसी के साथ इनको जो है आपका क्या कहते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं थी कि बॉन्ड कितना दिया जा सकता है, तो बॉन्ड पर भी इन्होंने लिमिट हटा दी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा
लगता तो है कि ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं बल्कि और ज़्यादा भ्रष्टाचार का बढ़ावा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का CJIG ने बहुत ही विरोध किया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे हम चीज़ों को। आगे देखिए CJI ने क्या किया, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल प्रोसेस थ्रू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इज मच हायर व्हेन कंपेयर टू दैट एन इंडिविजुअल। यानी यदि कोई अकेला व्यक्ति होगा वो बॉन्ड देगा तो उससे उतना ज़्यादा आपके इलेक्टोरल प्रोसेस से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जब कोई कंपनी देती है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो उससे बहुत ज़्यादा पॉलिसी पर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक, ये देखिए इस द पर्पज ऑफ सेक्शन 182 जो जोड़ा गया था, ये जो है करप्शन और इलेक्टोरल फाइनेंसिंग को कर्व करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, सेक्शन 182 बाई परमिटिंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड unrestrained influences of companies in the electoral process, which is violate of the principle of free and fair election and political equality captured in the value of one person one vote। तो ये इस चीज़ को दोस्तों प्रभावित कर रहा था। ये चीज़ें आपके CJIG ने कही हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ये दोस्तों आपके 2017 में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फाइनेंस बिल के तौर पर। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड कब होते हैं, 2018 में इम्प्लीमेंटेड होते हैं। इस पे आपकी इंडिविजुअल्स या कोई एंटिटी है डोनेशंस करा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी वही आपकी डोनेशन दे सकती हैं। यहाँ पर SBI को यहाँ पर मेन बैंक माना गया था कि यही बॉन्ड को जारी कर सकता है। 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का, इतने बॉन्ड 1 2 3 4 5 बॉन्ड ये जारी कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप कोई भी कितना भी रुपया आप चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन कर सकते हैं। पेएबल टू द बिगर ऑन डिमांडेड इंटरेस्ट फ्री, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्री था ये। परचेज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और इंटिटीज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो भी इंटिटीज या सिटीजन होगी वही परचेज्ड कर सकते हैं इन्हें बॉन्ड को। कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स, ये भी था आपका। इसके बाद वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। यदि मान लीजिए जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो बॉन्ड जाएगी SBI के पास, वहाँ जब उस बॉन्ड को भरेगी तो KYC वगैरह होगा, उसके बाद SBI जो है उस बॉन्ड को जारी कर देगा। उस बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को दिया होगा उसे मिलेगा और उसे 15 डेज के अंदर उसे तुड़वाना होगा। जैसे बॉन्ड को तुड़वाया जाता है, यानी आपको बैंक में जाकर 15 दिन के अंदर वो आपके खाते में पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है SBI जो अथॉराइज्ड इश्यूअर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आपका लगभग SBI ब्रांचेस से ही हो सकता है, लगभग 29 से 30 ब्रांचें हैं जहाँ पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को दे सकते हैं। बॉन्ड वहाँ से मतलब आपको SBI ब्रांच देंगी। ऑनली यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके माध्यम से सेक्शन 29A जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 29A है, उसी के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होगी और जिन्होंने कम से कम 1% वोट प्राप्त किया होगा लास्ट जनरल इलेक्शन हाउस ऑफ द पीपुल्स और द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आपकी लोकसभा या विधानसभा के लिए, वही इन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेने के लिए सक्षम है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी परचेज डिजिटली और थ्रू चेक से, इन्हें आप डिजिटली परचेज कर सकते हैं या आप चेक के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनकैशमेंट, यानी आप जब उसे तुड़वाने जाएंगे तो आपका अथोराइज्ड बैंक अकाउंट पर ही होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का। ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर देखिए पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज दिस बैंक अकाउंट विद इन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है, इलेक्शन कमीशन को तो इन पार्टियों को जो है बैंक अकाउंट का खुलासा करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। डोनेशन आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी की बात यहीं पर कही जा रही है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर चीज़ें हो रही हैं, कौन इसका विरोध करेगा, क्योंकि सबको तो चंदा चाहिए, कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड रिसीव्ड, ऑब्लिगेशन है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बात कही जा रही है कि इससे हवाला का रुपया नहीं आएगा, ये सब चीज़ें हैं।
किससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लेकिन इससे दूसरे तरह की जो है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जो कंपनियों को गलत तरीके से सह देना, ये सब चीज़ें भी इससे बढ़ावा मिलता है। अब देखिए यहाँ पर डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पर ये भी इसका फ़ायदा है। प्रिजर्वेशन ऑफ डोनर एनॉयमिटी, यहाँ पर डोनर की जो दो दान देने वाला है उसकी निजता का भी उल्लंघन नहीं करना है, प्रिजर्व करना है उसकी निजता को, ये कहा गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं कंसर्नेंसी। देखिए सबसे पहली बात, इनकी सोच में ही कॉन्ट्राडिक्ट है। क्यों? ये आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन फंडिंग की बात करें तो फिर जनता को पता चला जाए, क्योंकि जनता ही तो मेन है इसमें। जनता को ही नहीं पता कि उसको कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, और जो कंपनियां हैं उनको क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। ऐसा तो है कि वो चंदा देती हैं, उसके बाद पॉलिसी मेकिंग उनको पहले से पता होती है कि इस कंपनी को फ़ायदा देना है। तो ये चीज़ बड़ी अजीब है, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं एनॉयमिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज द ओनली फॉर द ब्रॉडर पब्लिक एंड ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो एनॉयमिटी है, जो निजता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे पब्लिक और अपोजिशन पार्टी से है। बाकी देखिए सरकार को तो पता ही है क्योंकि वही KYC करेगी, वह सरकारी बैंक है तो उसको तो जानकारी मिले जानी है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं SBI क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट को तो पता ही है कि कौन सी पार्टी को कितना फंड दिया जा रहा है और कौन दे रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए विक्टिमाइज देम फॉर नॉट फंडिंग फॉर द रूलिंग पार्टी। अगर आप देखिए रूलिंग पार्टी को रुपए नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, तो आपको देखिए कंपनी के रूप में घाटा भी देखने को मिल सकता है। रूलिंग पार्टी देखिए आए तो राजनीति करने के लिए हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि ये कंपनी हमें फ़ायदा नहीं दे रही है, तो अगर कोई स्कीम होगी या कोई आपका योजना आएगी या आपकी सब्सिडी देने की बात होगी, कंपनियां लगाने की बात होगी, कहीं कारखाने लगाने की बात होगी, उस कंपनी को कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना होगा। इसका मतलब देखिए जो फाइनेंस एक्ट 2017 था, इस पे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था कि आपको डिस्क्लोज करना है इलेक्टोरल बॉन्ड को। यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 के माध्यम से कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो डोनेशन मिलेगी उसे डिस्क्लोज करना ही है आपको, तो ये एग्जेम्प्ट कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप समझ सकते हैं ये कैसी पारदर्शिता हुई, ये तो हमें समझ में नहीं आती। यहाँ पर देखिए वोटर्स विल नॉट नो विच इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फंडेड पार्टी, यानी आपकी इन वोटर्स को पता ही नहीं है कौन किसको चंदा दे रहा है और किसको कितना चंदा मिल रहा है, उसको क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये देखिए कॉर्पोरेट्स में जो कई आरोप लगते हैं, जैसे आपके अंबानी अडानी को कहते हैं कि जो भारत सरकार है इन्हें को ज़्यादातर आपके योजनाओं को लाभ पहुंचाती है या उन्हें क्या कहते हैं कारखानों को लाभ देती है, सब्सिडी का लाभ देती है, तो ये भी एक आरोप लगता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चंदा भी देते होंगे, तभी इनको ज़्यादातर स्कीम से या ज़्यादातर आपके क्या कहते हैं इनको आपके प्रोग्राम्स मिलते हैं जो आपकी इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार, या इनको पहले से ही पता रहता है उन सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें हैं जो इनके ऊपर आरोप लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू नो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आता है उसका भी ये उल्लंघन करता है। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोवाइड नो डिटेल्स टू द सिटीजन, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। आइए इसके माध्यम से देखिए क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी बढ़ावा होता है। इसका मतलब क्या है, क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है, एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज म्यूचुअली एडवांटेज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस लीडर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसे आपका क्रोनिक कैपिटलिज्म, आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म आपका गवर्नमेंट प्लस आपके जो यहाँ पर बिजनेस टाइकून से बड़े बड़े जैसे अडानी अंबानी, इनके माध्यम से रिलेशनशिप को एडवांटेज करने के लिए जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाता है उसे ही क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। चीज़ आपको ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल जरूर आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 14 इन्वॉल्व है, 19(1)(a) इन्वॉल्व है, और आपका 19 के अलावा यहाँ पर आपका 21 भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई सुझाव देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।